चांद की लाइट तो अपनी है, लेकिन देखा जाए तो चांद की लाइट अपनी नहीं है। उसके ऊपर जब सूर्य की लाइट पड़ी तो चांद ने उसको रिफ्लेक्ट किया, तो चांद सूर्य जैसा नहीं चमका, चमका अपने जैसा चमका। लाइट पतंजलि की ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन मैं इसकी खुद कर रहा हूं। मैं इसको नकल नहीं करूंगा। ना बोलने वाला गुरु है, ना सुनने वाला शिष्य है। हम दोनों मिलके देखना चाहते हैं। पतंजलि योग दर्शन चल रहा है ये। तो हमने अभी तक 5-6 एपिसोड्स इसके पहले बना चुके हैं। वो हमने उसको बोला था इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट इसलिए क्योंकि अगर कोई आदमी जो जानते भी हैं योग को, वो भी योग को उस तरह से ही जानते हैं जिस तरह से एक सुपरफिशियल अप्रोच है उसके ऊपर। तो हमने क्या किया था कि योग सूत्र या योग एक जो योग के प्रति हमारी, मैं उसको केवल समझाने के लिए कहता हूँ कि हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए और योग के लिए कैफेटेरिया अप्रोच होगी है। कैफेटेरिया अप्रोच होती है कि जिस 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 मेंटेलिटी से आप कैफ़े में जाते हो, या जिस मेंटेलिटी के लिए आप शॉपिंग के लिए जाते हो, जिस मेंटेलिटी से आप किसी मॉल में जाते हो, उसी मेंटेलिटी से हम योग के पास भी आ रहे हैं, टू ऐड ऑन समथिंग। लेकिन योग और स्पिरिचुअलिटी, जिसको हालांकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी शब्द जो है ये अध्यात्म नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम इसको छेड़ते नहीं हैं, हम आगे चलते हैं। लेकिन बात बाद में, क्योंकि जैसे हम है ना, स्पिरिट हमारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे में सोल से कुछ बने तो समझ आएगा। स्पिरिट तो इंडियन आइडिया नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी वर्ड बिल्कुल ही फ्लॉफुल है, मतलब बिल्कुल ही ख़राब वर्ड है। लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए बात करने के लिए, हम आगे करेंगे। अभी मैं बात ये करना चाह रहा था कि इस जो एपिसोड है, मैंने योग दर्शन के जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड्स हैं 6-7 जितने भी हैं, तो उसको इंट्रोडक्शन इसलिए बोला कि जब हम योग को पढ़ें तो एक दर्शन के ऊपर बात करने के लिए हमें जो जो पता होना चाहिए वो हम उसमें पहले थोड़ी सी बात कर लें। तो अब जो है, जो अभी हम शुरू करेंगे, तो ये है योग का मेन कोर्स कह देते हैं जिसको, है ना, आज की मॉडर्न भाषा में। मैंने इसको जो मेन योग का टेक्स्ट है, मैंने उसको नाम दिया रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस इसलिए नाम दिया कि मुझे और आपको, ये किसी को भी दुनिया में, हमें नहीं पता कि योग के जो संस्थापक हैं महर्षि पतंजलि, वो एक्चुअली में कहना क्या चाहते थे। हम सब तुक्के लगा रहे हैं उनके बारे में। किसी का तुक्का थोड़ा सा पास में पहुंच जाता है, किसी का दूर रह जाता है, किसी का बिल्कुल ही नीचे उतर जाता है ट्रैक से ही। तो नाम लेकिन हम सभी पतंजलि योग दर्शन का ही ले रहे हैं। तो मैंने इसको रिफ्लेक्शंस इसलिए बोला कि ये चाहे जैसे चांद है ना, चांद की लाइट तो अपनी है, लेकिन देखा जाए तो चांद की लाइट अपनी नहीं है। उसके ऊपर जब सूर्य की लाइट पड़ी तो चांद ने उसको रिफ्लेक्ट किया, तो चांद सूर्य जैसा नहीं चमका, चमका अपने जैसा चमका कुछ। तो अब जो आप सुनोगे इसके बारे में, लाइट पतंजलि की ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन मैं इसकी खुद कर रहा हूँ। मैं इसको नकल नहीं करूँगा, मैं उसकी कॉपी नहीं करूँगा कि कैसा कहना चाहिए। जो मुझे समझ आया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, जिस जिस ढंग से मैंने ज़िंदगी जी है, जिस उस आँख से जिस तरह मैं इसको देख सकता हूँ, और जितना देख सकता हूँ वो एक चीज़ है, और उसके बाद में जो प्रोड्यूस करूँगा दैट इज़ अनदर थिंग। तो जो प्रोड्यूस करूँगा वो आपके सामने रखूँगा, उसको मैं बोला हूँ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है, रे ये पतंजलि की ही है, लेकिन आएगी मुझसे। सबकी रिफ्लेक्शंस ही होती हैं, लेकिन कई बार कुछ उसको अपना टीकाकार बोल देते हैं। तो टीकाकार पहले होते थे, अभी आजकल हम लोग सब रिफ्लेक्शंस वाले ही हैं। और रिफ्लेक्शंस वाला भी हो तो अच्छी बात है। 90% जो इन पुराने ग्रंथों के ऊपर अपनी कमेंट्री दे रही है, वो तो खुद को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं कि मैंने ये भी लिखा। जैसे कई बार मैं किसी, आजकल जो गुरु है मॉडर्न, वो बुक्स लिखते हैं सदगुरु कौन, है ना, तो अपनी बार फोटो लगाई बड़ी सी। ये इस तरह की बात है। मैं एक बुक लिख दूँ
कि सबसे महान डॉक्टर कौन, बाहर अपनी फ़ोटो लगा दो। तो ये वैदिक आइडिया नहीं है ना, ये तो वेस्टर्न आइडिया बिल्कुल। तो लेकिन भगत तो भगत है बेचारे ना, उनको तो मतलब लगता होगा कि यही गुरु जी हैं। तो इस अप्रोच से हम बच के पतंजलि को देखेंगे। ना बोलने वाला गुरु है, ना सुनने वाला शिष्य है, हम दोनों मिलके देखना चाहते हैं, रिफ्लेक्शंस है इसलिए, ठीक है। तो इस जो वीडियो जो फर्स्ट एपिसोड है इसको हम बोल देते हैं प्रीमाइस। प्रीमाइस होता है उसकी परिक्रमा करना, उसका रूप आकार समझना, उसको देखना, उसको समझना। तो फिर हम अंदर भी घुसेंगे। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, गुरुद्वारे में, मंदिर में क्या करते हैं, हम पहले एक परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा जो है वो किसी भी विषय को, किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए एक प्रीमाइस, एक परिक्रमा होनी चाहिए। फिर ही आप गर्भगृह में एंटर करोगे ना, अंदर भवन में या जो भी है। तो ये हम अभी पहले एपिसोड में प्रीमाइस करेंगे इसकी, ठीक है। प्रीमाइस में मैं थोड़ा सा पहले बता भी देता हूँ हमने अभी तक किया क्या। हमने टेक्निकली तो हमने एक ही सूत्र लिया है, जो पतंजलि योग दर्शन का पहला सूत्र है, कि जिसमें हमने ये सिर्फ सुनाया कि अथ योग अनुशासनम, कि अर्थ के ऊपर बात कर ली, अर्थ क्या है, योग के ऊपर बात कर ली, योग किस किस रूट से आया, इसके क्या क्या संभव मीनिंग हो सकते हैं, उनमें से पतंजलि ने कौन सा कहने की कोशिश की होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो, तो थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो वैसे तो इंट्रोडक्शन सीरीज सारी देखनी चाहिए, क्योंकि ये इतना नहीं है कि कोई 1 घंटे का मैराथन कोर्स करेंगे और पतंजलि को समझ लेंगे। ये शायद एक सीरीज़ को भी कई बार देखना पड़ेगा। और आपको पतंजलि के बारे में बात करते करते मैं भी पतंजलि को थोड़ा सा नज़दीक से देख रहा हूँ। तो जैसे उपनिषद शुरू होते हैं कोई, तो वो इस तरह से शुरू होते हैं ना, कि चलो तुम और मैं मिल के ब्रह्म की खोज में चलते हैं। बहुत सारे उपनिषद की शुरुआत जो गुरु और शिष्य के बीच में डायलॉग है, वो इस तरह का रिश्ता है। इस तरह का रिश्ता नहीं कि गुरु बड़ा सा सिंहासन लगा के बैठा है और वो जो बोलेगा उसके ऊपर आप किंतु परंतु नहीं कर सकते, वही सत्य है, वो कुछ भी करेगा। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, राजीव दीक्षित जी भी बोलते हैं, मैंने कई बार सुना उनको भी, कि राम की कथा करने वाले बड़ी बड़ी 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, और राम जी पैदल वनवास में घूमे थे। गुरु नानक के बारे में बात करने वाले भी बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट बना लिए उन्होंने, लेकिन गुरु नानक का कोई ट्रस्ट मुझे दिखता नहीं। उनका जीवन और गुरु नानक के ऊपर कथा करने वालों का जीवन एक दूसरे के विरोधाभास में है। गुरु नानक जहाँ रात हुई वहाँ सो गए होंगे उठ के, गुरु गोबिंद सिंह, किसी भी को भी जो पहले जो है ना गुरु थे, लेकिन आज के गुरु उनसे विपरीत मालूम पड़ते हैं। 50 लाख का स्टेज बना के बैठेंगे, खूब सारी लाइट लगाएंगे और उसके ऊपर उपदेश क्या दे रहे कि सादा जीवन जीना चाहिए। इस तरह का सादा मैं भी जी सकता हूँ, कोई भी आप भी जी सकते हो। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इस अप्रोच से बचें, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसे, जैसे गीता है तो ज्ञान ग्रंथ, लेकिन हम उसको कई बार अंधभक्ति बना लेते हैं। तो अंधभक्ति का ग्रंथ नहीं है ये पतंजलि, है ना। तो ये अप्रोच से बचना थ्रू आउट द जर्नी, ये प्रीमाइस का पहला आइडिया है। दूसरा आइडिया ये है कि टेक्निकली हमने एक ही सूत्र पे बात की थी, जिसमें मैंने अभी बताया, अथ योग अनुशासनम। अथ क्या है, योग क्या है, अनुशासन क्या है, हमने तीनों के ऊपर बात की अच्छे से। उसके बाद जो अभी दूसरा सूत्र है उसका, जो बहुत फेमस है, 90% लोगों से, योगश चित्त वृत्ति निरोध, कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो अब हम इसमें क्या समझेंगे, योग क्या है, वो हमने पिछले जो सूत्र है, पहले सूत्र में हमने बात कर ली योग क्या है, जिसमें हमने बताया था कि अथ योग अनुशासनम, उसमें योग की बात कर दी थी। तो योगश चित्त वृत्ति निरोध, ये जो है ये 4 शब्दों से बना है। एक योग शब्द है, उसके ऊपर हमने बात कर ली। चित्त क्या है वो बात करेंगे, चित्त के प्रकार क्या है, उसकी भूमिया क्या है, उसके कितने तरह के, उसके ऊपर किस किस का असर होता है। वैसे चित्त का थोड़ा सा बाहर का आकार हमने देख लिया था, लेकिन चित्त को समझा नहीं, तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। वृत्तियाँ क्या है, कुछ जैसे मैंने अंग्रेज़ी तर्जमे में जो, अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन में जो चित्त को बताते हैं, वो बोलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्त। मॉडिफिकेशन नहीं है, वृत्ति जो होती है वो टेंडेंसी जो है। हालांकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि अंग्रेज़ी का कोई भी शब्द
डायरेक्टली हिंदी के शब्द के साथ हम ये नहीं, हम आयुर्वेद में भी यही गलती करते हैं कि हम बोलते हैं ये डिजीज़ जो आयुर्वेद में लिखी है ना, ये मॉडर्न की ये डिजीज़ है। तो ये बड़ी गलत अप्रोच है, क्योंकि जो आयुर्वेद में लिखा है वो उनका देखने का तरीका कुछ हो रहा है, लेकिन मॉडर्न में उसको कभी भी, हाँ कई बार होता है कि 30-40-50% 60% केसेस में वो ओवरलैप करके वो सेम रोग आ जाता है, लेकिन हमेशा वो होता नहीं। इसी तरह जब हम बोलेंगे कि चित्त वृत्तियाँ, तो चित्त क्या है और वृत्तियाँ क्या है, ये अंग्रेज़ी में अगर हम कोई शब्द ढूंढ भी लेंगे तो वो सही शब्द नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको अंग्रेज़ी में समझने के लिए कुछ ऐसा शब्द चाहिए जो चित्त वृत्ति वाली जो वृत्ति है, वृत्ति शब्द के पास का ट्रांसलेशन हो, तो वो हो जाएगा, मॉडिफिकेशंस नहीं होगा, वो होगा टेंडेंसीज। टेंडेंसीज होती है, जैसे ये बोतल है, मैं इसको हवा में उठाऊँ छोड़ूंगा तो इसकी टेंडेंसी है नीचे गिरने की। अनफोर्सफुल फ्लो, वो फ्लो जिसको फोर्स नहीं, जैसे कोई पानी है ऊपर टंकी में है और नीचे मैंने पाइप में नीचे पीछे टैप रखी है, तो टैप तक वो पानी आएगा, तो मेरे को उसके लिए उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा कि नीचे आ। तो चित्त जहाँ पे बिना मोटिवेशन के पहुँच जाए वो उसकी वृत्तियाँ हैं। जिस तरह आप बैठे हो यहाँ पे और आपके सामने खाना पड़ा और आप भूखे हो, तो इस समय आपकी वृत्ति वो खाना ही होगा। लेकिन अगर कोई आदमी का पेट भरा है और उसके वो जवान है, उसके सामने लड़की आ जाएगी, तो अब उसकी वृत्ति लड़की में है। वृत्तियां जो है वो टेम्परेरी हैं। जिस तरह आपको एक बार पेट भरने के बाद खाने का ख्याल भी आपको थोड़ा सा रिजेक्टिंग है, इस तरह कोई भी वृत्ति जो है वो परमानेंट नहीं, वो सत्य नहीं, वो टेम्परेरी है। उसके ऊपर अगर आप जूझ जाओगे, ज़िंदगी ख़राब कर दोगे, तो ये जिस दिन उसका फेज़ निकलेगा तो आपके पास हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए चित्त की वृत्तियों को थोड़ा सा निरोध करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास खाने का मेरे को शौक़ है सपोज़, और खाने के शौक़ में मैं खाता रहूँ, खूब सारा खाता रहूँ, और जब मेरे को बीमारी आएगी ना, तो खाने का शौक़ जिसके कारण मैंने अपने शरीर को झोंका था वो तो गया, भूख भी नहीं लगेगी, अब खाना उतना अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, और बीमारी का दुख भी है। इसी तरह जितनी भी वृत्तियों के ऊपर हम आगे बात करेंगे, सभी वृत्तियाँ ऐसी हैं, अट्रैक्शन तब तक है जब तक भूखे हो। लेकिन जैसे ही आप उस वृत्ति का अति योग करते हो, 3 तरह के योग होते हैं। अति योग मतलब उसका एक्सेसिव यूज़ करोगे तो वही आपके रोग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ता है। ये एक उसका थोड़ा सा सुपरफिशियल आइडिया, हम आगे भी बात कर सकते हैं डिटेल में। जैसे 90% लोग जो हैं, जो ज़िंदगी में कुछ अच्छे से नहीं करते, तो मैं अक्सर, एक बार मैंने बुक लिखने का ख्याल भी किया था इस टॉपिक के ऊपर, तो उस समय ये बुक नहीं हुआ था, फिर मैंने गॉड ब्लेस जो है वो प्रोड्यूस करती, तो वो उस बुक के ऊपर काम करने लग गया, तो ये रहेगी। कभी मौका लगेगा और भगवान की मर्ज़ी हुई तो वो बुक भी लिखूंगा। बुक का नाम था, मैंने सोचा था द गोल्डन डेकेड, मतलब 20 साल से लेके 30 साल की जो एज है, इसमें आप जो अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हो, आप आगे की सारी एज में उस पर्सनैलिटी को सिर्फ अल्टर कर सकते हो, बदल नहीं सकते। इसलिए जो 20 से 30 का समय है वो बहुत क्रूशियल है। आप 20 और 30 के एज में खराब डॉक्टर बन गए तो आगे आप अच्छे डॉक्टर बन तो सकोगे, लेकिन डॉक्टर का स्टैंप आपके साथ जाएगा। मतलब ये नहीं कहता कि अगर 30 तक खराब डॉक्टर तो सारी ज़िंदगी खराब डॉक्टर हो गए, अच्छे हो सकते कभी भी, लेकिन ये संभावना बड़ी कम रहेगी कि अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ 30 तक कुछ एक काम कर लूँ फिर दूसरा कुछ कर लूँ। बहुत रेयर केस होते हैं, कई बार वो होते हैं, लेकिन बहुत रेयर, साधारण आदमी की बात हो रही है कि आम आदमी 20 से 30 साल की एज में जो करते हैं, मैंने जो 20 से 30 साल की एज में जो किया उसका रिफ्लेक्शन आज भी मेरे काम में, मेरे नेचर में, मेरे आइडिया के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये है जो इसका पूरा आइडिया है। चित्त की वृत्तियाँ से हम बात करके चित्त वृत्ति निरोध, ये जो 4 शब्द हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये है इसका प्रीमाइस, मोटा मोटा आइडिया। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ेंगे पतंजलि में तो उसके साथ लड़ना नहीं है। और कई बार, जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले तो मैंने देखा कि ये फ़ोन के ऊपर अगर हम कोई योग लिखें, कोई श्लोक लिखें, तो वो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, तो या उसका अंग्रेजी तर्जमा, ये रिसर्च का पार्ट है। तो मैंने क्या किया कि ऐसे एक जो श्लोक था,
सेकंड वाला, उसको फ़ोन के ऊपर क्लिक किया और गूगल को बोला इसका ट्रांसलेशन करो। क्योंकि हमारे ज़माने में जब मैं आयुर्वेद पढ़ता था, उस ज़माने में संस्कृत हिंदी का कुछ भी नेट के ऊपर कुछ भी नहीं होता था। तो अभी अच्छा लगता है कई बार कि चीज़ें नेट के ऊपर आ गई हैं, या हम कोई शब्द हिंदी में संस्कृत में लिखें तो उसका अर्थ क्या है वो आ जाता है। हमें कई बार किसी बात का अर्थ ढूंढने के लिए कई कई महीने, कई साल मैं वेट करता रहता था कि मेरे को सही अर्थ नहीं मिलता था। तो इतनी कंसिस्टेंसी आजकल लोगों में है भी नहीं, तो उनको अगर 5 मिनट में अर्थ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो उनको किसी और नए अर्थ की इच्छा हो जाएगी कि ये पता करते हैं। तो ये एक आज के समय में थोड़ी सी कमी भी, खैर ये टॉपिक नहीं है। तो गूगल ने क्या किया, वो पहले श्लोक बोला, फिर उसका अर्थ बोला, फिर उसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन बताई, किसने लिखा, महर्षि पतंजलि का है। तो ऐसे बोला, आप भी कर लेना ट्राई कि महर्षि पतंजलि ने योग चित्तवृत्ति निरोध ये जो सूत्र दे के गागर में सागर भरने का कोशिश किया, ये गूगल का तर्जमा है। तो कोई भी सूत्र अगर मैं गूगल पे लिखूंगा, मैंने दूसरा श्लोक ही ट्राई किया, सभी ने किए, तो गूगल उसके बारे में इतना कुछ बता सकता है। अगर आप मेरे को सुनते सुनते पतंजलि के योग दर्शन याद करने लग गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या गूगल बन जाओगे ना, तो गूगल एनलाइटन तो नहीं है। तो हमें ये अप्रोच नहीं रखना। आयुर्वेद है, चाहे कोई भी वेद है, ये याद करने का ज्ञान नहीं है, ये अंदर अब्जॉर्ब करने का ज्ञान है। अगर मेरे फ़ोन के अंदर पूरी की पूरी गीता है और अगर मैं उसको प्ले करूँ, तो वो अगर पूरी प्ले कर दे, ये गुरु ग्रंथ साहब है या कोई भी वेद है, उपनिषद है, कुछ भी है, तो अगर हम यही बोलते हैं कि सिर्फ उच्चारण या बोल सकना ही अपने आप में बहुत बड़ी जिस दौड़ में हम कई बार लगे होते हैं, तो हम कई बार उसके शब्दार्थ तक पहुंच जाते हैं, तो हम भावार्थ भूल जाते हैं। किसी भी भाषा में दो अर्थ होते हैं ना, एक तो होता है शब्दार्थ कि शब्दों का क्या अर्थ है। जैसे विलियम शेक्सपियर आप पढ़ो तो शब्दार्थ कुछ और है, लेकिन भावार्थ तो कुछ उसका अलग है ना। कोई वेस्ट के फिलोसफर पढ़ो, या फ्रेडरिक नीचा पढ़ो, या फिर कोई भी डोस्टोयेव्स्की पढ़ो, इनके सबके शब्द जो बोल रहे हैं वो शब्दार्थ तो कुछ रहे होंगे, हम उसके ऊपर थीसिस लिख देते, पीएचडी कर लेते, लेकिन भावार्थ जो है, वेद तो है ही भावना, तो हमें भावार्थ के ऊपर काम करना है। तो ये हुआ अभी तक का आइडिया। फिर हम आगे जो कल का एपिसोड है, हम उसमें योग चित्त वृत्ति निरोध में चित्त के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।